गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं कफ कोल्ड फीवर यानी खांसी सर्दी ज़ुकाम जो सर्दियों के मौसम में बहुत ही कॉमन है। और इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल भी ना लिया जाए क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रंस। इसका मतलब है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इन्फेक्शन है यानी जो हम सांस लेते हैं अगर उसका इन्फेक्शन हो गया है तो उनमें बहुत सारे बच्चों की मृत्यु होती है। तो इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। तो ये वीडियो मैं उन सारे अलर्ट पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। स्पेशली सर्दी के मौसम में आपको बहुत ही अलर्ट रहना है क्योंकि इवन माइनर कफ एंड कोल्ड कैन बी फाटल यानी जानलेवा हो सकता है। तो आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। 6 महीने के बिलो जो बच्चे रहते हैं तो उनमें बहुत कॉमन रहता है और उसके मोस्ट ऑफ द कॉजेस वायरल रहते हैं। और दूसरा बात करें तो निमोनिया बहुत ही सीरियस कंडीशन है, जानलेवा भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे टाइप है, ब्रोंको निमोनिया, कंसोलिडेटेड निमोनिया है या लोबर निमोनिया और है इंटरस्टिशियल निमोनिया। और इसके भी कॉजेस वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और बहुत सारे अदर कॉजेस भी हो सकते हैं निमोनिया के। और थोड़े रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जैसे है अस्थमा, COPD। अस्थमा ये इन्फेक्शन नहीं है, अस्थमा इज़ एन एलर्जिक कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी होती है बच्चे को। अगर उस एलर्जन से कांटेक्ट में आएगा तो बच्चों में प्रॉब्लम या दिक्कत आएगी। सो दिस इज अस्थमा इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन दिस वे। यानी अस्थमा अलग है दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। इट्स नॉट एन इन्फेक्शन, अस्थमा है एलर्जिक कंडीशन। ठीक है, तो ये है। और ऐसे बहुत सारे ब्रॉड टर्म्स हम जैसे URTI यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, LRTI यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो अनस्पेसिफिक इन्फेक्शन है मगर इन्फेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये सारे टाइप के इन्फेक्शन और बहुत सारे हैं। मैंने सिर्फ वही बोला जो बहुत ज़्यादा कॉमन हम वार्ड्स में देखते हैं, OPD में देखते हैं, सिर्फ उसी के बारे में बोला है। तो मेरा एडवाइस तो सारे पेरेंट्स को यही रहेगा, अगर आप एक पीडियाट्रिशियन को दिखा सके या डॉक्टर को दिखा सके तो डेफिनेटली वन माइनर कफ कोल्ड रहेगा तो इट विल बी फॉर बेटर। क्योंकि बच्चे को देख के ही हम ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। अब मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत जनरलाइज बोलने वाला हूँ, ठीक है। जो बच्चों में प्रॉब्लम्स है उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना बहुत अच्छा रहेगा, एनी टाइम बेटर। तो अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पाए डॉक्टर के पास तो आप घर में क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। मगर मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा एक अच्छे डॉक्टर को ही दिखाना है और सर्दी खांसी को हल्के में नहीं लेना है। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स। अगर किसी कारणवश नहीं जा पाए तो आप क्या कर सकते हैं घर में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूँ न्यूनेट्स यानी जो बच्चे बिलो 28 डेज है तो उनमें हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना है। जो 28 दिन के बिलो बच्चे होते हैं उनमें अगर बॉडी बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है उससे भी उनकी मृत्यु हो जाती है। हाइपोथर्मिया इज कॉज ऑफ डेथ इन न्यूनेट्स। तो आपको मदर्स को चाहिए कि स्पेशल प्रिकॉशन ले और बच्चे के बाजू जो एनवायरनमेंट है वार्म रखे, उसको स्वेटर ब्लैंकेट से ढक के रखे और अच्छा वार्म केयर दें बच्चे को, तो ये ज़रूरी है। और सेकेंड हम बात करते हैं अस्थमा। तो यूजुअली क्या होता है बहुत सारे बच्चे को अलग अलग टाइप की एलर्जी होती है, किसी को डस्ट माइट की एलर्जी होती है, किसी को ठंडी से एलर्जी होती है। तो विंटर सीजन में ठंडी से एलर्जी होने के बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं ना एक्सासर्बेशन ऑफ अस्थमा यानी अस्थमा का सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से मदर्स को चाहिए, अगर ऑलरेडी पता है आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, अगर फॉर एग्जांपल डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट से बच्चे को दूर रखना चाहिए। अगर ठंडी से एलर्जी है तो उसको सॉक्स या स्लीपर पहना के ही घर में चलने देना है और ठंडी की चीज़ से कांटेक्ट अवॉइड करना है और जो फ्रिज की चीज़ आइटम्स है उसको देने से बचना चाहिए, वार्म फूड देना चाहिए। तो ये सब केयर लेना है। और एक मस्ट फॉर ऑल अस्थमा, अगर ऑलरेडी डायग्नोस्ड है अस्थमा तो आपको इन्हेलर रखना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो हम MDI मल्टीमीटर डोज इन्हेलर विद स्पेसर एंड मास्क। तो बहुत सारे छोटे बच्चों में स्पेसर और मास्क यूज़ करते हैं और उससे थोड़े बच्चों में सिर्फ स्पेसर और MDI यूज़ करते हैं। और अगर 10 साल से ऊपर बच्चा है तो सिर्फ MDI इन्हेलर से भी काम चल जाता है। तो MDI विद अस्थालिन हमेशा रखना है क्योंकि वो अस्थालिन शॉर्ट एक्टिंग है तो इमीडिएटली आपको रिलीफ देगा। अगर इमीडिएटली ब्रीथलेसनेस हो रहा है अस्थमा बच्चे में तो अस्थालिन से अगर MDI देंगे तो इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। इट इज़ लाइक लाइफ सेविंग मेडिकेशन।
तो ये मस्ट आपके पास रहना चाहिए अस्थमा पेशेंट। यानी अगर ऑलरेडी किसी बच्चे को अस्थमा है तो उनको पेरेंट्स को, अगर वो स्कूल को भी जा रहा है तो उसका बैग में इन्हेलर दे के ही भेजना है और बच्चे को खुद कैसे यूज़ करना है वो सिखाना है। तो ये प्रिकॉशन आपको लेना है। और एक बात है, अगर फीवर है बच्चे में तो आप तो सिर्फ पीसीएम दे ही दोगे, ठीक है। और एंटीबायोटिक कब देना है? सिर्फ डॉक्टर बोलने के बाद ही। अगर डॉक्टर को लगेगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तभी एंटीबायोटिक देना है। और एक बात है, अगर फीवर 101 के ऊपर है, ऐसा कोई टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है मगर मेरा जितना नॉलेज है, मेरे को जितना लगता है मैं बोल रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए? अलॉन्ग विथ सिरप पीसीएम स्पॉन्जिंग करना चाहिए। स्पॉन्जिंग क्या है? एक कपड़े ठंडे पानी से भिगोना है, माथे पे रखना है, पूरे बॉडी को कवर करना है, इससे फीवर जल्दी कम हो जाता है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि बिलो 5 ईयर्स यानी 5 साल के बच्चे के जो नीचे है उनमें क्या होता है, फेब्रिल सीजर्स होने के चांसेस रहते हैं, यानी फिट्स होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू हाई फीवर। तो आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि जल्दी से जल्दी फीवर को कम किया जाए। और सेकेंड बात करें सर्दी से अगर नाक जाम होता है तो बच्चे मुंह से सांस लेना स्टार्ट करते हैं और इसे खाना कम कर देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? नासो क्लियर नासल ड्रॉप होता है तो वो दिन में 4 बार या 6 बार आप डाल सकते हैं, इवन ज़्यादा बार भी डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नासल ब्लॉकेज है तो 6-8 बार भी डाल सकते हैं आप। दोनों नाक में एक ड्रॉप डालना है, नासो क्लियर नासल ड्रॉप, ठीक है। और अडल्ट बच्चे में नासिवियन और अदर दूसरे टाइप के ड्रॉप्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सिरप लेवोसिट्राजिन भी होता है तो उसका तो आप एक डॉक्टर से पूछ के ही डोज सब लेना है सर्दी के लिए। और दूसरा है, अगर खांसी है तो खांसी में 2 टाइप है, एक ड्राई कफ है, एक वेट कफ है। वेट को हम प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं, यानी इसमें म्यूकस तैयार होता है, यानी जिस कफ में म्यूकस आता है यानी बलगम आता है उसको हम प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। हम यूजुअली उसको सिरप असोरिलिस जेआर देते हैं, यानी जेआर छोटे बच्चों को देते हैं। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो सिरप असोरिलिस भी देते हैं, तो उसका डोज भी डॉक्टर को पूछ के ही लेना पड़ेगा। और है, अगर ड्राई कफ है तो सिर्फ सर्बोटमॉल देते हैं हम यूजुअली। तो ये कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट डिफ़र करता है। तो ये यूजुअली दिस इज़ द ट्रीटमेंट। और हम आगे बात करें तो थोड़े ऐसे लक्षण हैं बच्चों में जिसको पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना चाहिए इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर खांसी सर्दी के साथ ये सिम्टम, ये लक्षण आपके बच्चों में दिख रहे तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। तो सबसे पहले तो अगर सांस लेने में तकलीफ, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं इंग्लिश में। अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सेकेंड है चेस्ट इंड्रॉइंग, यानी अगर बच्चा अपनी छाती बहुत अंदर खींच रहा है नॉर्मल से ज़्यादा, यानी माँ आपको पता रहता है नॉर्मल कैसे लगता है, अब नॉर्मल कैसे होता है, ठीक है। तो चेस्ट इंड्रॉइंग प्रेजेंट है। और है रेस्पिरेट रेट अगर ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है। एक्चुअली रेस्पिरेट रेट तो अब ये मेडिकल प्रोफेशनल के लिए ही अच्छा रहेगा, मगर फिर भी बोल देता हूँ मैं। एक्चुअली 2 महीने तक बच्चों तक 60 पर मिनट तक कॉमन होता है, 1 साल बच्चे तक 50 पर मिनट कॉमन होता है, 50 पर मिनट रेस्पिरेट कॉमन होता है। अगर उससे ज़्यादा है तो ये साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, यानी बच्चे में रेस्पिरेटरी सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा है। और दूसरा क्या है, एक्चुअली ये तो मदर्स के लिए डिफ़िकल्ट हुआ, सब कोस्टल रिट्रैक्शन, सुप्राकोस्टल रिट्रैक्शन, और ये सब चीज़ें होती हैं जो वो मेडिकल प्रोफेशनल कर सकता है। और एक मदर्स क्या देख सकते हैं, यानी अगर नाक बहुत फुला रहा है, यानी अलानासी मसल यूज़ कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर वो यूज़ कर रहा है, अगर ऐसे नाक बहुत ज़्यादा फूल रहा है बच्चा, तो ये भी वन ऑफ द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। अगर ये सब साइंस है तो आप इमीडिएटली नियर बाई डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसको दिखाना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। और मेरा सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बिल्कुल लाइट में नहीं लिया जाए। जो इवन एक कॉमन कफ कोल्ड में लेता है बहुत सीरियस हो सकता है आगे जाके, तो इन चीज़ों को बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए। तो जितना हो सके उतना एक डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए। तो यही आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट लाइक हुआ हो। तो बस लाइक हुआ है तो शेयर, सब्सक्राइब और ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिएगा, ठीक है।